तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर क्लासेज। और हम लोग आज बीएससी पार्ट 3 के लिए एक नया सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बीएससी पार्ट 3 के लिए संभावित जितने भी प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, ठीक है, उस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है। तो मतलब बिहार की जितनी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो एलएनएमयू हो चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इक्वली एप्लीकेबल है ये कोर्स। ठीक है। तो आज का जो कोर्स हमारा है उसमें हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बैंक रिलेटेड टू इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल सिस्टम। इसको मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या आपके एग्जाम में आया हुआ है उस क्वेश्चन को थोड़ा हम देख लेते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफाइन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, आपको डिफाइन करना है व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम, व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये आपको डिफाइन करना है। तो पहले हम फ्रेम के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, एक्सप्लेन कोरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। विल डिस्कस अबाउट कोरियोलिस फोर्स, इसके फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करना बल्कि फॉर्मूले को डिराइव भी करना है। मेंशन देयर सिंपल एप्लीकेशन, हमें क्या करना है, इसका एप्लीकेशन भी समझना है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स का एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है, तो समझना है। एंड ऑब्टेन एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ देम, यानी हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला भी डिराइव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट तो ये है कि वी हैव टू डिफाइन, ठीक है, डिफाइन व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो पहले हमें डिफाइन करना है। ठीक है, डिफाइन करने के बाद हमें ये बताना है कि इस फोर्स का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, पर्टिकुलरली आपको बताना है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताना है एप्लीकेशन क्या है इसका। तो नेक्स्ट पार्ट में बताना है एप्लीकेशन, एंड देन लास्टली वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कोरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमें इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। थर्ड इज डेरिवेशन। थर्ड पार्ट इज डेरिवेशन। तो इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बीएससी फाइनल ईयर के एग्जाम में, थर्ड ईयर एग्जाम में। ठीक है, थर्ड है डिफाइन फिक्टिशियस और स्यूडो फोर्स। तो हमें क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, व्हाट इज फिक्टिशियस फोर्स एंड स्यूडो फोर्स। ओके। तो आज का जो लेक्चर है उसका जो मेन फोकस है वो कहाँ कहाँ रहेगा देख लीजिए। ठीक है, तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, जिससे क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, तो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद हम इसके टाइप को डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे फिक्टिशियस या स्यूडो फोर्स के बारे में। तो व्हाट इज स्यूडो फोर्स और फिक्टिशियस फोर्स, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्यूडो और फिक्टिशियस फोर्स, दिस वी विल डिस्कस। और फिक्टिशियस फोर्स के बाद लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला फॉर कोरियोलिस फोर्स एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसमें एक और फोर्स होता है, उसको आइलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बट आइलर फोर्स आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आइलर फोर्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज आइलर फोर्स इज नॉट पार्ट ऑफ योर बीएससी पार्ट 3 सिलेबस। क्लियर है। तो देखिए भाई, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि अच्छा, एक क्वेश्चन और आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, तो एक्सप्लेन व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखिए हमने लिखा है यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रेम। तो टाइप्स ऑफ फ्रेम का मतलब हुआ दो तरह का फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है इसको भी हम लोग, ठीक है, और देख लेते हैं। और भी कुछ प्रश्न आए हुए तो हम लोग देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि एक्सप्लेन कोरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। मेंशन देयर एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन को बताना है। तो एप्लीकेशन को हम लोग सेकंड वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो वी विल डिस्कस एप्लीकेशन इन सेकंड वीडियो। ठीक है, ऑप्टेन द एक्सप्रेशन, हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। तो इसको हम लोग इसी क्लास में डिराइव करने की कोशिश करेंगे, आज डिराइव हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम लोग। तो अगला प्रश्न कुछ नहीं है, ठीक है, बस इतना ही प्रश्न है। ठीक है, ओके। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे लिखा है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम जो कि चलिए पहले इसको समझते हैं, इसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं फ्रेम होता क्या है। तो कॉन्सेप्ट हमारा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होता है, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
फिजिक्स में किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए आप क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं, और ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेटअप होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका, हम 3D स्पेस की बात कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ऐसा हमने एक्सिस मान लिया, और ये ओरिजिन है, ठीक है। एक्सिस का चॉइस आपका फ्रीडम है, आप चाहें तो इसे आप वाई और जेड भी मान सकते हैं, इसे आप जेड और एक्स भी मान सकते हैं, और इसे आप एक्स और वाई भी मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि फ्रेम के अंदर एक्स एक्सिस कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस कहाँ पे होगा, जेड एक्सिस कहाँ पे होगा, ठीक है, इसको चूज करना ये आपका चॉइस। क्लियर है। तो इस सिस्टम के द्वारा हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल अभी इस पॉइंट पे है, ठीक है, तो ये पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर हो गया, ठीक है, R1। आफ्टर सम टाइम पार्टिकल इस पॉइंट पे चला जाता है, तो पार्टिकल का ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये R2 हो गया। आ रहा समझ में, R1 और R2। ओके, R1 R2। यानी आप क्या कर रहे हैं कि पार्टिकल, एक पार्टिकल के दो डिफरेंट पोजीशन को दिखाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इस क्या कहते हैं, इस कोऑर्डिनेट मतलब सिस्टम को आप यूज कर रहे हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपली क्या होता है, सिंपली ये होता है सेटअप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेटअप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब फिजिकल इवेंट, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सहायता से हमने यहाँ पे क्या किया, फिजिकल इवेंट डिस्प्लेसमेंट को दिखाया, ठीक है, हम फोर्स को दिखा सकते हैं, ठीक है, हम मोमेंटम को दिखा सकते हैं। तो यू मे शो एनी काइंड ऑफ क्या कहते हैं, फिजिकल इवेंट यूजिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये दो तरह का होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है, ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये दो तरह का, दो टाइप होता है, ध्यान में रखना है आपको। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पहला टाइप होता है इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम। अभी जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो एक होता है इनर्शियल फ्रेम और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखिए इनर्शियल फ्रेम इनर्शिया वर्ड से बना है। इनर्शिया मतलब क्या होता है, इनर्शिया मतलब होता है कि टेंडेंसी टू अपोज, ठीक है, द फिजिकल पोजिशन, यानी कि आप रेस्ट में तो आप रेस्ट में रहेंगे, और मोशन में तो आप मोशन में रहेंगे, दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एक की एक बॉडी यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, ठीक है, और एक बॉडी यदि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव करता हुआ रहेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं उसको, इनर्शियल फ्रेम। इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शियल फ्रेम में क्या है कि बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। और जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तभी जीरो होगा। क्लियर है। तो दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस में एक्सेलरेशन आपका जीरो होगा, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि या तो फ्रेम रेस्ट में है, फ्रेम क्या है एट रेस्ट, या तो फ्रेम रेस्ट में है, अदरवाइज फ्रेम यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, अदरवाइज फ्रेम का स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी। तो यदि किसी फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन आपका जीरो है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि फ्रेम क्या है आपका, इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है, तो फ्रेम क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। व्हाट अबाउट नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये सिंपली क्या होता है कि जब फ्रेम का एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेम क्या है, फ्रेम आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म फ्रेम का मतलब क्या होता है कि फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका नॉन जीरो होगा। तो ए दैट इज एक्सेलरेशन, ए दैट इज एक्सेलरेशन, ए क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन। तो ये क्या होगा, ये आपका नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रेम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्रेम इनर्शियल है या फ्रेम नॉन इनर्शियल है। क्लियर है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये आता है कि अब हम ये पता कैसे करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है।
तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, दोनों में क्या डिफरेंस? हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में एक ब्रैकेट बना दिया इनर्शियल फ्रेम का, राइट साइड में एक ब्रैकेट बना दिया हमने, बॉक्स बना दिया नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए देखिए, जो इनर्शियल फ्रेम होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक्सेलरेशन आपका जीरो है। यदि एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या है, पार्टिकल या तो रेस्ट में होगा, या क्या होगा, पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी v जो है वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन जीरो होता है, ठीक है। तो नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ, नॉन जीरो का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी v कांस्टेंट आपका नहीं है, फिर v इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। ये पहला डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस क्या है, देखिए, जो इनर्शियल फ्रेम है वहाँ पे न्यूटन का लॉ वैलिड होता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन का लॉ क्या होता है, इनवैलिड होता है, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सभी ने पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन। मोशन और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे न्यूटन का जो लॉ है वो वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ और नॉट वैलिड, न्यूटन का लॉ यहाँ पे क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। थर्ड जो डिफरेंस है वो आपका ये है, ठीक है। थर्ड डिफरेंस आपका ये है, ठीक है, कि यहाँ पे स्यूडो फोर्स काम नहीं करता। व्हाट इज स्यूडो फोर्स, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्यूडो फोर्स क्या होता है। तो स्यूडो फोर्स यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्यूडो फोर्स पक्का एक्ट करेगा, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स सर्टेनली यहाँ पे एक्ट करता है, तो स्यूडो फोर्स यहाँ पे लगता है, स्यूडो फोर्स यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये तीसरा डिफरेंस हो गया। आगे और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, ठीक है। तो जैसे अगला डिफरेंस ये हो गया कि जैसे कि क्या कहते हैं, नेचर में जितने भी फ्रेम होते हैं कोई भी फ्रेम इनर्शियल नहीं होता है, क्योंकि हर एक फ्रेम जो है रिलेटिव मोशन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऑल फ्रेम क्या होता है आपका, नॉन इनर्शियल होता है प्रैक्टिकली, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बट एग्जाम के लिए इतना कंटेंट आप लिखोगे दैट्स मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा कंटेंट लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। सारा समझ में। अब एक बार हम देख लेते हैं कैसे बुक के अंदर डिफाइन किया हुआ है नॉन इनर्शियल फ्रेम को, ठीक है। वैसे भी कोशिश ये होनी चाहिए कि डेफिनेशन आपका कैसा होना चाहिए, डेफिनेशन आपका जो है बुकिश नहीं होना चाहिए, ओके। तो बुक के अंदर आपका लिखा हुआ है कि फ्रेम जो है, ठीक है, फोर्स फ्री पार्टिकल सीम्स टू हैव एक्सेलरेशन, ओके। फ्रेम जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आपको मतलब फ्रेम एक्सेलरेट होता है, ठीक है। तो इन एक्सेलरेटेड फ्रेम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड, यही हमने लिखा है, इसी को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वर in a rotating frame will also see a force on force free particle and hence the rotating frame is also non inertial frame, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आती है, इसको समझते हैं जरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, क्योंकि हमें डिराइव करना है कोरियोलिस फोर्स को, तो कोरियोलिस फोर्स को डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक हम नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो फ्रेम क्या है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रोटेटिंग फ्रेम के, डिस्कस कर रहे हैं रोटेटिंग फ्रेम के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है फिक्टिशियस और जीरो फोर्स, ये क्या होता है उसको समझिए जरा पहले, ठीक है। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए कि ये एक फ्रेम है, ठीक है, और ये एक दूसरा फ्रेम है, दो फ्रेम है। इन दोनों फ्रेम से हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम एक पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, द हेल्प ऑफ बोथ दिस फ्रेम्स। एक पार्टिकल यहाँ पे इस पॉइंट पे है, ठीक है। इस फ्रेम से जो पार्टिकल का पोजीशन है वो ये मान, ये पार्टिकल का पोजीशन है, और यूजिंग डिफरेंट कलर की आप चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर पाए, ठीक है, चीज़ों को अलग अलग आप समझ पाए। ये फ्रेम का पोजीशन, ध्यान से समझिए जरा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि
ये जो पहला फ्रेम है ये फ्रेम एस है और ये रेस्ट फ्रेम है। कैसा फ्रेम है ये? रेस्ट फ्रेम है, मतलब ये इनर्शियल फ्रेम। सारा समझ में? ये सेकेंड फ्रेम है, ये मूविंग फ्रेम है, ठीक है, ये मूविंग फ्रेम है। ये जो फ्रेम है आपका मूविंग फ्रेम है, मूव कर रहा है, फिर भी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 वेक्टर ले लिया और यहाँ पे एक पार्टिकल पी है और इस पार्टिकल पी को हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये जो फ्रेम है इसका हमने नाम दे दिया एस डैश। ये एस फ्रेम है, इसका जो एक्सिस है वो है आपका एक्स एस एक्स डैश, जेड डैश और वाई डैश। मैंने बताया था कि एक्स वाई जेड आपका चॉइस है, ठीक है। ये जो फ्रेम है इसको हमने दे दिया जेड, एक्स और वाई, ये हमने एक्सिस मान लिया, ठीक है। तो ये हमने एक्सिस मान लिया, हमारे पास 3 वेक्टर था तो वी हैव 3 वेक्टर्स। यहाँ ध्यान दीजिए एक बात को, ठीक, देखिए ये पार्टिकल पी है, पार्टिकल पी, ठीक है, पार्टिकल पी, इसका जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, ठीक है, उसको हमने मान लिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर, पार्टिकल पी इन फ्रेम एस, ठीक है। ये जो आपको वेक्टर दिख रहा है, ठीक है, गुलाबी कलर का, क्योंकि पिंक कलर का, ये क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, यानी ये है आर पी। क्लियर है? ये आर पी एस है। और ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है ये क्या है, ये फ्रेम का पोजीशन है एस डैश का विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, ये है आर एस डैश। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब ट्रायंगल लॉ से इस तीनों वेक्टर को हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये है आर एस डैश एस, यानी कि ये पोजीशन ऑफ फ्रेम एस डैश है विद रिस्पेक्ट टू एस एस। ये जो है आर पी एस डैश, ये पोजीशन है फ्रेम पी का विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश एस डैश। और ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये दैट इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम। ये क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रॉम ट्रायंगल लॉ आप जानते होंगे, ठीक है। तो फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, आप जानते हैं कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, ठीक है। तो आर पी एस बराबर होगा, मतलब पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस इक्वल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश, ठीक है, प्लस पोजीशन ऑफ फ्रेम एस डैश विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। ये क्लियर है? अब आप क्या करें, इसे डिफ्रेंशिएट कर दें, डी अपॉन डी टी आर पी एस बराबर क्या होगा, बराबर होगा डी अपॉन डी टी आर पी एस डैश प्लस डी अपॉन डी टी आर एस डैश एस। क्लियर है? तो देखो डी अपॉन डी टी आर पी एस कितना होगा, वी पी एस हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, ठीक है, ये वी पी एस हो जाएगा। ये होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस बराबर क्या होता है, बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस। क्लियर है? एस। अगेन इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, अगेन आप डिफ्रेंशिएट करें तो डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी वी पी एस बराबर आप लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी वी पी एस डैश, ठीक है, प्लस डी अपॉन डी टी वी एस डैश एस। क्लियर है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी इन फ्रेम एस इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी इन फ्रेम एस डैश प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एस डैश विद रिस्पेक्ट टू एस। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, ठीक है, यहीं पे ट्विस्ट है, देखिए क्या ट्विस्ट है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि एस डैश क्या है आपका, एस डैश आपका मूविंग फ्रेम है, वो मूव कर रहा है, ठीक है, जबकि एस क्या है आपका रेस्ट फ्रेम है। तो जैसे ही हम मूविंग फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ए पी एस डैश हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है,
हम जैसे ही ए पी एस डैश कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है ए पी एस क्या है आपका? रियल एक्सेलेरेशन है, ठीक है। जो फ्रेम रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है, ठीक है, उसका रियल एक्सेलेरेशन क्या है? ए है, दैट इज ए पी एस। ए पी एस। और वहां से हम किसको माइनस कर रहे हैं? ए एस डैश एस को, ए एस डैश एस को। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही फ्रेम मूव करना शुरू किया तो हमने क्या किया, रियल एक्सेलरेशन में से इस एडिशनल एक्सेलरेशन को बाहर किया, ठीक है। और ये जो एडिशनल एक्सेलरेशन था इसी को हम बोलते हैं सीडो एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? सीडो एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई फ्रेम, ठीक है, मूव करता है, इस केस में उस फ्रेम के अंदर जो पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, उस पार्टिकल का जो एक्चुअल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? रियल एक्सेलरेशन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। क्लियर है? यानी कि फ्रेम यदि ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस, मतलब पीछे की तरफ लाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में? यानी यदि फ्रेम जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फ्रेम आगे जा रहा है, ठीक है, यानी यदि ये ए एस डैश एस है, आ रहा समझ में, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सीडो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? ए एस डैश एस, और वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो सीडो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है, ठीक है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है? फ्रेम के एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्यूडो फोर्स या फिक्टिशियस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स और फिक्टिशियस। स्यूडो और स्यूडो एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब ये फॉल्स एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं, तो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश। जैसे मान लीजिए कि ये एक सिंपल सा लिफ्ट है, एक लिफ्ट है। अब इस लिफ्ट के अंदर क्या है कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग मतलब रस्सी होता है, रस्सी को हमने इस पॉइंट से फिक्स कर दिया, और यहाँ पे हमने एक बॉब, बॉब मतलब एक छोटा सा बॉल टाइप का होता है, ठीक है, एक मेटेलिक बॉल होता है, इसको बॉब बोलते हैं, ठीक है। इस बॉब को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। इस बॉब का जो मास है वो एम है। कितना है? एम है। ओके। अब इस क्वेश्चन को हम दो अलग अलग फ्रेम से सॉल्व करने की कोशिश, ठीक है। तो ये मान लीजिए अर्थ है और ये रेस्ट में है, ठीक है। तो ये है आपका एस फ्रेम, तो इनर्शियल फ्रेम। और ये लिफ्ट जो है ये मूव कर रहा है, तो इसको मान लेते हैं एस डैश फ्रेम, ठीक है, एस डैश फ्रेम। और ये लिफ्ट मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वर फिजिक्स का यहाँ पे बैठा हुआ है, और एक ऑब्जर्वर जो फिजिसिस्ट है वो बैठा हुआ है फ्रेम के अंदर, ये फ्रेम के अंदर बैठ रहा है, ठीक है। अब दोनों क्या कर रहा है? दोनों अपने अपने फ्रेम से मोशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जो ए ऑब्जर्वर है, चूंकि लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो पहले हम क्या करते हैं? आपको पता है कि न्यूटन का लॉ को अप्लाई करने के लिए पहले हम ये पता करते हैं, ठीक है, कि सिस्टम के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो सिस्टम ऑफ स्टडी है वो क्या है? ये पेंडुलम है, पेंडुलम है। तो इस पेंडुलम को चलो हम पॉइंट मास मान लेते हैं, पॉइंट मास है। इस पेंडुलम पे एक फोर्स लग रहा है आपका एम जी नीचे की तरफ, और एक फोर्स लग रहा है टेंशन ऊपर, जी आपका लग रहा है नीचे की तरफ, टेंशन फोर्स आपका लग रहा है ऊपर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करता है, ठीक है, उस डायरेक्शन का फोर्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और उसके अपोजिट फोर्स क्या होता है? नेगेटिव फोर्स होता है, ठीक है। तो चूंकि ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, तो मतलब क्या होगा कि टेंशन फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और ये फोर्स क्या होगा? डिसलेटिंग फोर्स, निगेटिव फोर्स होगा, ठीक है, क्योंकि मोशन वाई एक्सिस पे हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, और फ्रेम, और फ्रेम, ठीक है, एस क्या होगा? इक्वेशन ऑफ मोशन, समेशन ऑफ एफ वाई, मतलब कि टोटल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। अब देखो टोटल फोर्स कितना वाई एक्सिस पे है, देखो टेंशन पॉजिटिव है, प्लस माइनस एम जी बराबर मास इनटू, तो यहाँ से टेंशन कितना हो जाएगा बताओ? टेंशन हो जाएगा एम जी, राइट में चला गया, तो ये हो गया एम जी प्लस एम, जी प्लस एम है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, फर्स्ट मान लो। अब यदि ऑब्जर्वर बी सेम मोशन को स्टडी कर रहा है, ठीक है, तो वो ये देख रहा है, ठीक है, कि क्योंकि क्योंकि क्या कहते हैं, जो जो बी है वो क्या है? रेस्ट में है। यदि मान लो तुम लिफ्ट के अंदर बैठे हो, और लिफ्ट यदि ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो यू आर रियलाइजिंग कि तुम्हारे सामने कोई भी जो ऑब्जेक्ट जिसको तुम स्टडी कर रहे हो, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट तुम्हारे लिए क्या होगा? रेस्ट में होगा। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वर एस डैश के लिए, ठीक है, देखो यहाँ और फ्रेम एस डैश,
फॉर फ्रेम एस टेस्ट। तो एस टेस्ट के लिए क्या होगा कि ये जो तुम्हारा टेंशन फोर्स है, ठीक है, टेंशन फोर्स और एम जी ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा एम जी। तो क्या दो फ्रेम के अंदर जो है एक ही इवेंट को जब स्टडी करेंगे तो क्या उसके आंसर में क्या कहते हैं डिफरेंस आ सकता है, बताओ। यदि डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ तुम्हारा यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी जो लॉ होता है क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि लॉ हर एक फ्रेम के अंदर सेम काइंड ऑफ रिजल्ट देगा, ठीक है। बट तुम्हारा जो यहाँ पे लॉ है, न्यूटन का जो लॉ है, ठीक है, वो एक फ्रेम के अंदर आपको तुमको टेंशन का वैल्यू दे रहा है एम जी प्लस एम ए, और जैसे तुम इस फ्रेम के अंदर जाते हो वहाँ पे टेंशन का वैल्यू कितना दे रहा है, सिर्फ एम जी दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन के लॉ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। अदरवाइज न्यूटन का लॉ जैसे ही मूविंग फ्रेम के अंदर जाता है तो उसका क्या कहते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या स्टडी किया था, आपने स्टडी ये किया था, अभी आपने सीरो फोर्स को डिराइव किया था, ठीक है। तो आपने देखा था कि सीरो फोर्स क्या होता है, सीरो फोर्स आपका होता है, ठीक है, यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई कर दी तो सीरो फोर्स निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मास से, हाँ। तो आपने देखा कि सीरो फोर्स जो होता है, सीरो फोर्स, ठीक है, ये आपका क्या है, सीरो फोर्स है, ठीक है, सीरो फोर्स है, क्योंकि एस टेस्ट फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। तो सीरो फोर्स क्या होता है, रियल फोर्स, ठीक है, माइनस, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। मतलब फ्रेम जिधर जा रहा है उसके अपोजिट क्या करना है, आपको जीरो फोर्स लगाना है, ठीक है, लगाना है। तो देखिए आपका जो फ्रेम है, फ्रेम लिफ्ट लिफ्ट का है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो जीरो फोर्स कहाँ लग जाएगा, जीरो फोर्स यहाँ पे नीचे की तरफ लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या होगा, टी बराबर हो जाएगा एम जी प्लस एम ए, एम जी प्लस एम ए। ये जो एडिशनल फोर्स आया इसी को हम बोलते हैं सीरो फोर्स, ओके। और आपने ये भी, तो यहाँ से दो चीज़ टेस्ट हो गया, पहली चीज़ ये टेस्ट हो गया कि न्यूटन का लॉ क्या होता है, इनवैलिड होता है कौन से फ्रेम के अंदर, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर न्यूटन के लॉ को वैलिड करने के लिए हम क्या करते हैं, एडिशनल फोर्स हम लगाते हैं, ठीक है, जो क्या होता है, जो फ्रेम के मतलब फ्रेम पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट होता है। क्लियर है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट।